गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे शॉर्ट में EMI के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं या फिर EMF को प्रोड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म से हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म। और EMF को भी प्रोड्यूस करते हैं, और EMF बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो या तो इलेक्ट्रिक करंट का होना चाहिए या फिर प्रोडक्शन ऑफ EMF by changing the magnetic field is known as electromagnetic induction. The phenomenon of EMI was discovered by a British scientist माइकल फ्राडे। जो फेनोमेना है EMI का, वह किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो माइकल फ्राडे के द्वारा डिस्कवर किया गया। लेकिन साथ ही साथ एन अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी ने भी इस चीज़ को डिस्कवर किया, और दोनों अलग अलग किए, इंडिपेंडेंटली किए इन 1831 में। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन बाय इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह रिवर्स प्रोसेस है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उस कंडक्टर में या उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं कि फ्राडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। फ्राडे और हेनरी ने मिलकर के दोनों ने अलग अलग क्या एक्सपेरिमेंट किए, दोनों का ऑब्जर्वेशंस क्या आया, इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फ्राडे एंड हेनरी, दोनों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ ए क्लोज लूप कॉइल चेंजेस, अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जिसके आसपास कोई भी क्लोज कॉइल है, जो क्लोज कॉइल रखा गया है, क्लोज कॉइल कहने का मतलब होता है कि उससे करंट फ्लो कर सकता है। तो इसमें क्या है कि वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ ए क्लोज्ड कॉइल चेंजेस एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल विच इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। जब भी किसी, मान लिया जाए कि मेरे पास दो कॉइल है, इस ढंग का एक कॉइल है, एक ढंग ये भी कॉइल है, इसमें अगर किसी भी तरह का करंट को चेंज करते हैं या इसके आसपास फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है। जबकि इसमें किसी भी टाइप का हम लोग क्या किए हैं, करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ है, ना तो सेल लगा हुआ है, ना तो EMF है, ना तो किसी जनरेटर से ये कनेक्ट है। बस इसके बगल वाले कॉइल में जहाँ पे करंट हम सप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं। जैसे ही इसका वैल्यू चेंज होगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू चेंज होता है, और जो भी इसके सराउंडिंग में कॉइल रखा रहेगा, मतलब यहाँ पे लिंक कहने का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि इस प्राइमरी सर्किट में करंट चेंज कर रहे हैं और सेकेंडरी सर्किट जो है वो काफ़ी दूर है, तो फिर तो वो उसके लिंक ही नहीं हुआ, मतलब उससे इफेक्टेड हो ही नहीं सकता है, उसका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ सकता है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, दोनों काफ़ी क्लोज है। तो जब भी किसी एक कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर पाते हैं, तो उससे सटे हुए जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर कर रहा होगा, उसमें जैसे ही चेंज आएगा तो उस कॉइल में क्या होगा, करंट जनरेट होता है। मतलब यहाँ पे करंट जनरेट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें पहले इंड्यूस्ड EMF आया, मतलब एक EMF की वजह से उसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है। तो वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ ए क्लोज कॉइल चेंजेज, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं किसी कॉइल के साथ जो लिंक है, एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। और EMF का वैल्यू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम विथ नेगेटिव साइन। इफ देयर आर n नंबर ऑफ लूप्स देन EMF, ये जो है वो क्या है, EMF है, इक्वल टू -n dφ/dt। ये जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स दोनों टाइप का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज फ्लक्स, वेयर phi इक्वल टू
बी डॉट डी ए, मतलब उस कितने एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, मेरा फ्लक्स हो जाएगा। जब फ्लक्स निकल गया तो हम इसके चेंज होने के रेट को ये बता सकते हैं कि ईएमएफ है। जब मेरे पास ईएमएफ होगा तो हम उस कॉइल के रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट निकल जाएगा। तो I इक्वल टू ई एम एफ बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/r इंटू डी फाई बाई डी टी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/r। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि फ्राडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिला। तो पहला ऑब्जर्वेशंस ये है कि ये करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट इज़ मूव्ड रिलेटिव टू द फिक्स्ड मैग्नेट। किसी कॉइल को अगर हम मूव कराते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, जनरेट होता है। किसके कंपैरिजन में, किसी भी मैग्नेट के कंपैरिजन में, अगर इस रिलेटिव टू अगर कोई भी कॉइल मूव करता है। या फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, ए करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन ए फिक्स्ड कॉइल। अगर कॉइल फिक्स्ड है तो भी करंट इंड्यूस होगा व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू द फिक्स्ड कॉइल। उस फिक्स्ड कॉइल के कंपेयर में या उस फिक्स्ड पॉइंट के रिलेटिव में हमें मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, no current is induced in the coil when the coil and magnet both are stationary relative to one another। अगर दोनों कॉइल एक दूसरे के, कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के रिलेटिव कंपैरिजन में, अगर रिलेटिव डिग्री से देखा जाए तो वह अगर स्टेशनरी है, अगर स्टेशनरी कब होगा, या तो दोनों रेस्ट में होगा, नहीं तो दोनों सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी के साथ किसी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एक के कंपेयर में दूसरा जो होता है वह रेस्ट में दिखता है। तो वैसे कंडीशन में करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड नहीं होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस क्या है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट इज रिवर्स्ड। अगर हम किसी एक को अगर रिवर्स करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ कॉइल है, जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट है उस कॉइल में, वो रिवर्स कर जाता है। अगर या तो हम कॉइल के मूव करने का डायरेक्शन बदल दें या फिर मैग्नेट के मूव करने के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। किसी को भी अगर रिवर्स करते हैं, दोनों में से किसी एक को भी, तो जो इंड्यूस्ड करंट था उस कॉइल में, उसका जो डायरेक्शन होगा वह भी रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड। अगर जो भी कॉइल है उस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या करंट है, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। जो हम लोग कॉइल यूज करते हैं उसको सॉफ्ट आयरन कोर पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे वाइंड करना पड़ेगा। सेकेंड है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। उस कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं तो वहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का अमाउंट बढ़ जाएगा या फिर इंड्यूस्ड करंट का भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है कि बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। या तो हम जिस मैग्नेट के साथ उसे रिलेटिव मोशन करा रहे हैं या फिर जो मैग्नेट के प्रेजेंस में है उस मैग्नेट के स्ट्रेंथ के भी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, मेरा इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। या फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल और मैग्नेट। या तो हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, उतना ही फास्ट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का, वह फास्ट जाएगा और फास्ट आएगा। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वो काफ़ी हाई होगा, और हाई होने की वजह से ईएमएफ भी हाई होगा, और ईएमएफ हाई होने की वजह से उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस नॉर्मली, when it is placed in a magnetic field is known as the magnetic flux of that surface। किसी भी क्लोज सरफेस से अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास करता है, तो उस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वह मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। और इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला आता है BA cos थीटा। अब बात करते हैं फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसने दो लॉ दिया। फ्राडेज फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या दिया कि वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए सर्किट चेंज
एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। जब भी किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस सर्किट में करंट भी प्रोड्यूस होगा या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? फ्रारेज सेकेंड लॉ। फ्रारेज सेकेंड लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। फर्स्ट लॉ में ये कहा कि जब भी कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और सेकेंड लॉ में ये कहा कि जो भी मैग्नीट्यूड होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टाइम का। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के ये भी कह सकते हैं कि यह इक्वल होता है, बस इसमें एक निगेटिव साइन होता है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स ऑलवेज अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी इंड्यूस्ड करेंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इस तरह से है लूप में कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था उसको अपोज करेगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है? हमेशा अपोज करता है। अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो ईएमएफ उसमें ऐसा जनरेट होता है कि वह उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? चेंज कर देगा, डिक्रीज करने का कोशिश करेगा। इफ़ there are n number of turns in the coil then EMF जो प्रोड्यूस होता है वह क्या हो जाएगा? -n d∅dt। If R is the resistance of the coil then induced current I is I equal to E by R, तो I equal to -n by R into d∅dt। हमने क्या किया? EMF की जगह पे n into d∅dt को पुट कर दिया। R जो है वो क्या है? उस कॉइल का रेजिस्टेंस है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ है? तो Q इक्वल टू आई डी टी होता है। तो हमें I का वैल्यू पता है, इसलिए dt जो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q का वैल्यू n बाई आर इंटू डी फाई, मतलब चेंज इन फ्लक्स। अब बात करते हैं लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट विच अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। मतलब इसका कहना है कि लेंज लॉ का कि जो पोलरिटी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, मतलब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यह इस तरह से होता है कि इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट, वह एक करंट को प्रोड्यूस करता है उस कॉइल में विच अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण यहाँ पे करंट जनरेट हुआ है उस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वह चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करता है, जिसके कारण वह करंट प्रोड्यूस हुआ है। लेंज लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ जो है वह किस चीज़ पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इससे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस तरह समझते हैं कि द मैकेनिकल वर्क इन मूविंग द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट और वाइस वर्सा। या तो कॉइल का मोशन होना चाहिए मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, या फिर मैग्नेट का मोशन होना चाहिए कॉइल के रिस्पेक्ट में। तो चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, मतलब जो भी मैकेनिकल वर्क हम लोग करते हैं उस कॉइल को मूव कराने के लिए या फिर उस मैग्नेट को कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव कराने के लिए वह मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। व्हेन वी डू नॉट मूव द मैग्नेट और कॉइल, अगर हम लोग किसी मैग्नेट को ना तो मूव करा रहे हैं ना तो उस कॉइल को मूव करा रहे हैं, वर्क डन इज ज़ीरो, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट इज ऑल्सो ज़ीरो। तो उस केस में ना तो वर्क डन हुआ और ना तो वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हुआ।